नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबको देवघर आईएएस एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज के अपने टॉपिक को यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर हमने शुरू किया हुआ है, जिसका नाम आप अपनी स्क्रीन पर अब देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर है कि ओनली 25 डेज लेफ्ट। जो ऑयल है, जो तेल है, वो भारत में मात्र 25 दिनों का बचा हुआ है। क्या इसके खत्म होने के बाद कोई इमरजेंसी क्राइसिस आएंगे? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पूरे विश्व में जो अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है, वो मात्र एक मिडिल ईस्ट का वॉर नहीं रह गया है, बल्कि पूरे विश्व में उसकी जड़ें आपको दिखाई दे रही हैं। कल के टॉपिक पे आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो सबमरीन में टॉर्पीडो उन्होंने अपना नीचे एरिस डेवा डेना करके जो अपना सबमरीन में उन्होंने मिसाइल छोड़ा था, जिसके कारण उसमें ईरान की जो सबमरीन भारत से वापस जा रही थी प्रैक्टिस करने के बाद, जो कि फ़रवरी में आई थी। आर्मी जो नेवी की प्रैक्टिस चलती है उसमें सबमरीन में, वो उसको लेकर आई थी फ़रवरी से वापस, जो है अपने ईरान वापस जा रही थी। तो वहाँ पर अमेरिका ने उस पे हमला किया, ये कहते हुए कि भाई ये तो हमारे युद्ध का हिस्सा है, और उस देश का हिस्सा अगर हम उस पर प्रहार करते हैं, तो उस देश में जो है उस चीज़ को लेकर ज़्यादा हलचल मचेगी, तो इस कारण से हमने हमला किया। जबकि वो भारत की टेरिटरी में थे। तो ये मात्र अब से मिडल ईस्ट का मुद्दा नहीं रह गया है बच्चों, बल्कि ये मुद्दा हो गया है पूरे विश्व का। कूटनीतिक मुद्दा तो है ही, राजनीतिक आपको देखने को मिला, और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करने वाला मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिर्फ 25 दिनों के लिए भारत में ये जो है रिज़र्व तेल यहाँ पर बच रहा है। उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्या अलर्ट जारी किया गया है, सरकार ने इसके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल किए, क्या डाइवर्सिफ़ाई किया है अपनी सिचुएशन को, या दे दे और अन्य देशों पर अपनी डिपेंडेंसी को ऑयल खरीदने को लेकर के, इन सारे मुद्दों को यहाँ पर समझेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यहाँ पर मैं आप सभी को सूचित कर देना चाहती हूँ, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री मॉड्यूल लेकर आ रहे हैं हम, एंशिएंट जिसमें मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को पूरी तरीके संपूर्ण तरीके से इसको कवर करेंगे। हिस्ट्री में खुद को आप मास्टर कर सकते हैं। ये बैचेस जो शुरू हो रहे हैं वो आपके लगभग 8 मार्च से शुरू हो रहा है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। कई बच्चों के एडमिशन आ चुके हैं, इंक्वायरी आ रही है, और इंक्वायरी के लिए कॉल डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दी जा रही हैं। आप देख पा रहे होंगे। स्क्रीन पर आपकी कॉल डिटेल्स दी गई हैं, यहाँ पर 9162500508 और एनरोल करा सकते हैं। और ये सर आपको यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ाएँगे। ठीक है, बहुत अच्छा मॉड्यूल स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी पोर्शन पीटी हो या मेंस आपको दिखाई देता, नॉट इवन यूपीएससी में, बल्कि झारखंड की बात करें या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की बात करें, तो उसमें आपको बहुत बड़ा पोर्शन इसका दिखता है। खैर, यहाँ पर हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, तो थोड़ा-सा मैं ज़ूम इन कर लेती हूँ, ताकि और थोड़ा-सा ब्रॉड आपको दिख सके। ये एक स्क्रीनशॉट लिया था मैंने। इसमें क्या है, इंडिया इन कंफर्टेबल पोजीशन क्रूड ऑयल स्टॉक ऑफ 25 डेज। गवर्नमेंट ने कहा है, जो सोर्सेज हैं, जो 24/7 जो स्टॉक पर नजर बनाए हुए हैं, वो कहते हैं कि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भारत अभी कंफर्टेबल जोन में है, कंफर्टेबल पोजीशन में है, जो उसके पास 25 दिन का क्रूड ऑयल बचा है। क्योंकि कई लोग, आम जनता इस बात से बौखलाई हुई है, या कह सकते हैं हड़बड़ाहट है उनके अंदर, कि जैसे ही ये खत्म होगा तो क्या प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए, जो स्टॉक है उसके अंदर, तो जो स्टॉक है 25 डेज का, उसमें तो प्राइस इंक्रीज होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो अपडेट्स आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है इसके बाद थोड़ी-सी दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर अगर होर्मुज़ जलडमरू मध्य से देखिए 55 से 60% क्रूड ऑयल और गैसेज़ वहाँ से आते हैं। तो अगर वो मार्ग अवरुद्ध होगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है, वहाँ से चीज़ें अवरुद्धता के साथ वापस वहाँ से आएँगी, जो निर्यात हो रहा है वहाँ से अन्य देशों से, जो भारत आ रहा है, एशिया आ रहा है, ठीक है? इसी के बीच में जैसे अगर ऑयल हम देखते हैं, और जो हॉर्मुज़ जलडमरू से जब आ रहा है, तो गैस जो कतर से, अब कतर नाराज़ नहीं है भारत से, लेकिन कतर से जो यहाँ पर गैसेज़ का जो रुकावट आने वाली है, क्योंकि गैस जो एलपीजी वगैरह है, या फिर गैसेज़ और अन्य तरह की जो गैसेज़ हैं, वो जब वहाँ से आ रही हैं, तो उससे ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत है ड्यूरिंग द, ये जो वॉर चल रहा है आपका, ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या है, तो जो कतर है वो कह रहा है कि भई अभी हम यहाँ पर अपना जो है गैस सप्लाई को थोड़ा-सा अवरोध करेंगे, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की संभावना हो सकती है, तो उसको लेकर भी भारत को टेंशन्स हो सकती हैं। तो इसी टॉपिक को हम यहाँ पर समझ रहे हैं, क्योंकि भारत के पास लगभग देखेंगे आप, तो बच्चों 25 दिन का कच्चा तेल कह रहे हैं कि यहाँ पर बचा हुआ है। मध्यपूर्व में जो तनाव बढ़ रहा है उसके कारण से ये समस्याएँ आ रही हैं, हम सब उन सब से वाकिफ़ हैं, क्योंकि देवघर आईएएस अकेडमी पर निरंतर वो टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं। तो भारत के पास क्या सच में ऊर्जा संकट यहाँ पर जो है आ सकता है भविष्य में, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हमने कल भी समझा था, और लगातार हम इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन भारत इससे बचने के लिए कौन-कौन सी रणनीति अपना रहा है, इन्हीं सवालों को आज हम विस्तार से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। मेरा मानना ये है, कोई इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा-सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पहले पढ़ लेते हैं, फिर कितना तेल बचा है, क्या नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन एक्सेट्रा हम उसको समझेंगे, ठीक है? यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले। देखिए, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, एक सेकंड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, पहले
उसको समझ लो, क्योंकि ये समझ लेंगे तो बाकी चीज़ें आप ऑटोमेटिक अपनी समझ पाएँगे, ठीक है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर देखेंगे आप ये वाला एरिया देख रहे हैं? ये पर्शियन जो गल्फ के बीच से होता हुआ ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये पतला-सा एरिया, ठीक है? ये पतला-सा जो एरिया है, इसके बारे में क्लासिफिकेशन पहले समझ लीजिए। ओमान और ईरान के बीच में देखिए, ये ईरान है, ये आपका ओमान है। इसके बीच में आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो दिखाई दे रहा है, ये पतला-सा एरिया, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है। तो कह रहे हैं अ नैरो मैरिटाइम पैसेज बिटवीन ईरान एंड ओमान, हमने देखा बिटवीन ईरान एंड ओमान। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ ऑफ द टू द गल्फ ऑफ ओमान। इस देखिए पर्शियन गल्फ से ओमान गल्फ के बीच में ये इसको जोड़ रहा है। अल्टीमेटली द अरेबियन सी, ठीक है? बेसिकली कह रहे हैं कि स्ट्रेट जो ऑफ हॉर्मुज है वो ईरान और ओमान के बीच में एक इससे बहुत नैरो जो है मैरीटाइम पैसेज है, यहाँ पर बहुत पतला है। ये फोटो में देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन काफी पतला एरिया यहाँ पर जो है ये दिखाई देता है, ठीक है? तो अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ये बहुत पतला है, ये जल डमरूमत जो पर्शियन फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान और अंततः अरेबियन सी में जोड़ता है। इसको हमने यहाँ पर देखा कि पारस की जो फारस की खाड़ी है यहाँ पर, ठीक है? ये फारस की खाड़ी है, गल्फ ऑफ ओमान और यहाँ पर ईरान और ओमान के बीच में जोड़ता है इसको, ठीक है? और ये गहरा और नौवहन योग्य समुद्री मार्ग माना जाता है, डीप नेविगेबल रूट है ये। इसका उपयोग मोस्टली क्या होता है, तेल टैंकरों को वो है उनको लाने के लिए किया जाता है। संकरा हिस्सा है, उसे ईरान ने भी अवरोध कर रखा है, रोक रखा है। भाई इस प्रकार से प्रहार कंटिन्यू इजराइल और अमेरिका के थ्रू हो रहा है, तो वो भी विश्व पर अपना दबाव बनाने के लिए ईरान ऐसा कर रहा है। तो इन तेल टैंकरों के माध्यम से क्या हो रहा है कि खाड़ी क्षेत्र के जो तेल है, मिडिल ईस्ट से जो तेल प्रोडक्शन देश है, उससे क्या हो रहा है, ऑयल और गैस दुनिया के अलग-अलग बाजारों में भेजते हैं स्ट्रेट ऑफ जलदमरूमत से। इसकी चौड़ाई अगर आप देखेंगे, किसकी चौड़ाई? ये संकरा हिस्सा जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसकी चौड़ाई लगभग 33 किलोमीटर मात्र है। अगर आप इसकी चौड़ाई देखेंगे यहाँ पर, अगर इसकी मैं इसका पेन का कलर चेंज करती हूँ, देखिए, अगर हो जाएगा तो करती हूँ। देखिए इसकी चौड़ाई अगर आप देखेंगे यहाँ पर मात्र 33 किलोमीटर ये कह रहे हैं। इसकी चौड़ाई जो है मात्र 33 किलोमीटर आपको ये दिखाई देगी, ठीक है? मात्र 33 किलोमीटर। अब यहाँ से पूरे विश्व का तेल आवागमन हो रहा है, ठीक है? लेकिन जहाज़ों के आवागमन के लिए जो शिपिंग लेन है, जहाज़ चलने का मार्ग है निर्धारित है, उसकी चौड़ाई केवल 3 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई आपको जो देखने को मिल रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? 1 मिनट इसको और थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसकी चौड़ाई जो आपको बीच में देखने को मिल रही है, ये तो 33 किलोमीटर है। लेकिन तेल का जो जलमार्ग जाना है उसकी चौड़ाई मात्र 3 किलोमीटर, बहुत संकरा एरिया यहाँ पर जा रहा है। यहाँ से यहाँ पर इस तेल को पहुँचाने के लिए। तो सोचिए इस संकरे मार्ग को भी अगर रोक दिया जाएगा, तो स्थिति क्या होगी? ये चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ आ गया? ये देखिए यहाँ से ये यूएई, ओमान, ईरान, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये आपका छोटा संकरा सा एरिया है। स्पष्ट हो गया? इसको और कैसे क्लैरिफाई करेंगे आई डोंट नो, लेकिन इतना काफ़ी है। हम टॉपिक पे आते हैं। तो डज़ इंडिया हैव ओनली 25 डेज़ टू क्रूड ऑयल? को हमने समझा। भारत के पास तेल का भंडारण एट प्रेजेंट कितना है? तो सूत्रों के मुताबिक कहते हैं 25 दिन का क्रूड ऑयल का स्टॉक बचा है, ईंधन स्टॉक उनके पास है। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो इनका एक भारत का रणनीतिक भंडारण भी है, इससे अलग अलग से ये मौजूद है। इसमें भी कुछ ऑयल और चीजों को रिजर्व किया गया है। भारत में अब लगभग 40 से अधिक देशों से ऊर्जा आयात करना शुरू कर दिया है। अब देखिए पहले के बहुत समय पहले 100-50 वर्ष पहले अगर आप देखते तो पूरा निर्भरता जो एनर्जी के लिए ऑयल और गैस को लेकर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर थी। लेकिन आने वाले समय पे और बीतते हुए समय में जिस प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, वहाँ पर 55-50% जो निर्भरता है वो मिडिल ईस्ट पे, बाकी आप देखेंगे अमेरिका से भी ट्रेड डील के दौरान देखा ऑयल को लेके बातचीत हुई है, ग्रीनलैंड को लेकर भी है, रशिया पे तो काफ़ी निर्भरता थी भारत की। तो हमने क्या किया है कि इन ऊर्जा का आयात करना अलग डाइवर्सिफाई किया है, ना केवल मिडिल ईस्ट पे निर्भर है। जिससे क्या हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भरता तो घटकर लगभग 40% रह गई है। तो ये आप समझ रहे हैं क्यों डाइवर्सिफिकेशन करते हैं? क्योंकि अगर एट प्रेजेंट वाली सिचुएशन बनती तो ऐसे में कोई भी देश अचानक से मूव नहीं कर सकता। तो पहले से सारी रणनीतियाँ जब होती है, डिपेंडेंसी कम होती है, तो इस प्रकार के विपरीत समय में आप कुछ निर्णय अच्छे ले पाते हैं अपने देश के लिए। तो हाउ मच ऑयल स्टॉक डज़ इंडिया हैव, हमने इसको समझने का प्रयास किया। ठीक है? इसके बाद ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण भारत का एक्चुअली क्या है? मिडल ईस्ट को छोड़ के अगर हम देखें तो, और किन-किन देशों से जो है ये निर्भरता आपने दिखा रहा है, तो 60% से ज़्यादा जो की जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो अन्य क्षेत्रों से पूरी हो रही हैं। जैसे कि मिडल ईस्ट के अलावा नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है, लैटिन अमेरिका से, और आपका ये जो वेस्टर्न अफ्रीका है उससे हो रहा है, रशिया का एशियाई भाग से भी काफ़ी हद तक हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर होर्मुज़ मार्ग अस्थायी रूप से टेम्परेरीली भी बंद होता है, भारत को अन्य मार्गों से तेल
मिल सकता है, मिल जाएगा, ठीक है। एलएनजी जो है लिक्विड जो नेचुरल गैस है, इम्पोर्ट डाइवर्सिफिकेशन क्या है इसका, तो गैस के लिए भारत कतर पर निर्भर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश सप्लाई ऑफर भी यहाँ पर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा गैस सप्लाई कतर से आ रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि कतर कह रहा है अभी हम थोड़े अस्थायी रूप से गैस की सप्लाई को रोक रहे हैं, क्योंकि अगर गैस सप्लाई के दौरान कुछ इस प्रकार से स्ट्राइक उस पे अटैक हो जाता है इनके, तो वो बहुत डिजास्टर हो सकता है पूरे विश्व के लिए, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व एक्सपेंशन अगर देखें भारत का, तो भारत ने नए एसपीआर साइट्स भी बनाने की योजना की, ताकि रिजर्व्स जो ऑयल है उनको और बढ़ाया जा सके, स्टॉक को बढ़ाया जा सके। जिस प्रकार से बदलते हुए जियो पॉलिटिक्स का परिवेश बन रहा है, उसमें ये सब चीजों की बहुत आवश्यकता है। ठीक है। अब इंडिया एनर्जी डिपेंडेंस किन-किन देशों पे है, तो दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी इंपोर्टर्स में से भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी इंपोर्टर्स में से एक है, ठीक है? वो खरीदता है। ठीक है, अब भारत दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल जो है तीसरा, भारत पूरे विश्व का तीसरा तेल आयातक है, ठीक है। इसके बाद भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% जो क्रूड ऑयल है वो खरीदता आयात करता है। तो वेस्ट एशिया में अगर देखा जाए तो भारत सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मिडिल ईस्ट में संकट होता है तो भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो प्रभावित हो सकती है, अगर मिडिल ईस्ट में इस प्रकार का संकट लगातार लंबे समय तक बना रह सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा था कि स्थितियां विपरीत हो जाएंगी, ईरान को झुकना पड़ेगा, और इन्होंने कई बार इस तरह की परिस्थितियां ईरान और अन्य देशों के समक्ष लाके खड़ी की है, तो उन्होंने इसमें हथियार डाल भी दिए थे। आपने वो शॉर्ट सुना होगा, देवघर आइस पे पड़ा है, जाके देखिएगा, कहेंगे तो उसे मैं यहाँ पर टैग करवा दूंगी। तो उसमें मैंने डिटेल में बताया कि उन्होंने कैसे पहले समय में भी कई बार ऐसा अटैक कराया और पूरा अपना कब्जा करने की खातिर से ऐसा किया, हर बार विफल भी हुए हैं। तो यहाँ पर अब ईरान की ये समय पे ये बारी देखने की, क्या ईरान की परिस्थितियां बदलेंगी या इस प्रकार से वो सर झुकाएगा, या फिर क्या होता है देखना पड़ेगा अभी फिलहाल। तो स्ट्रैटेजिक अगर मेरीटाइम चोक पॉइंट्स अगर हम देखें, स्ट्रैटेजिकली मेरीटाइम से जो चोक पॉइंट्स है ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए, वो कौन-कौन से टॉप टू बॉटम है। जैसे टॉप पे आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है आपका, ठीक है? तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का अगर आप यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल का जो जलमार्ग के थ्रू जो जाता है वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहाँ से 23.7% पूरा ग्लोबल ऑयल ट्रेड होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपका यहाँ है, ठीक है? फिर इसका सुएज़ कनाल है, बाब ए मदेव स्ट्रेट है, बहुत सारे इस तरह से टॉप 3 देखें तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और सुएज कनाल है यहाँ पर, ठीक है, सुएज कनाल। तो ये टॉप 3 जो है स्ट्रैटेजिकली मैरीटाइम जो चोक पॉइंट्स हैं ऑयल को ट्रांसफर करने के लिए, निर्यात वहां से जाता है पूरा, वो ग्लोबली ऑयल ट्रेड इन जलमार्गो जल डमरूमध्यों से होता है, ठीक है। इसको हमने समझ लिया है। तो इंडियाज एनर्जी डिपेंडेंस किसके ऊपर है, हमने देखा कितना परसेंट कितना पूरे विश्व में कंज्यूम करता है, कहाँ से आता है। टोटल ऑयल रिजर्वेशंस की अगर हम बात करें भारत में, तो भारत के पास लगभग अलग-अलग प्रकार के जो है ऑयल स्टॉक्स यहाँ पर होते हैं। भाई स्टॉक भी तो करेगा ना कहीं पर, तभी तो 25 दिन का स्टॉक है उसके पास। तो सबसे पहला उसके पास, भारत के पास क्या है, रिफाइनरी एंड कमर्शियल स्टॉक्स। इसमें क्या है, लगभग 64.5 दिनों का क्रूड स्टोरेज जो है कंपनियों के पास अभी भी है, 25 दिनों के अलावा, ठीक है। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात करें जिसको हम एसपीआर कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग 9.5 डेज का इमरजेंसी क्रूड ऑयल अभी भी उपलब्ध है। तो इन दोनों को मिलाकर भारत के पास अगर देखा जाए हाल फिलहाल में कुल लगभग 74 दिनों का ऑयल रिजर्व यहाँ पर है। तो इन दिनों में तो मेरे हिसाब से कोई प्राइस इंक्रीज नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर टोटल ऑयल रिजर्व इंडिया के पास कितना है, किस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा। स्ट्रैटेजिक एसपीआर को अगर हम थोड़ा-सा डिटेल में समझे तो क्या होता है, बेसिकली स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है एक इमरजेंसी स्टोरेज ऑयल सिस्टम है ये, जिसका उपयोग संकट के समय में किया जाता है, उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो भारत में एसपीआर को मेंटेन कौन करता है, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड करती है। याद रखना है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो भारत के एसपीआर लोकेशंस कौन-कौन से, कहाँ-कहाँ पर ये सिस्टम है, स्टोरेज सिस्टम जो अवस्थित है वो है आपका विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, मंगलुरु कर्नाटक में, पादुर कर्नाटका में। इसके बाद इनकी कुल कैपेसिटी अगर तीनों की देखें तो 5.3 मिलियन टन्स का जो है ऑयल रिजर्व यहाँ पर किया जा सकता है। यहाँ पर आपके जल डमरू मध्य में जो सबसे वादित है उस चीज को लेकर यहाँ पर इस प्रकार से भारत की जो 3 एसपीआर लोकेशंस कौन-कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पीटी के लिहाज से हमने देखा यहाँ पर। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या है, एसपीआर के लोकेशन भारत में क्या है, ठीक है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हमने स्टार्टिंग में ही समझा है, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट कर देना, फिर से समझा दूंगी। अब यहाँ पर हमने देखा कि सरकार इस दौरान क्या तैयारियां कर रही है। भाई ऐसी सिचुएशन है, जरूरी नहीं कि आपके देश पे हमला, देखिए विश्व में किसी भी देश के द्वारा किसी भी देश पे हमला होता है तो आज के समय में जो बदलते परिवेश है उसमें
हर देश पे इनडायरेक्टली हमला है। कैसे? उसको आर्थिक रूप से आप बाधित कर रहे हैं। देखिए भारत पे तो डायरेक्टली हमला नहीं है, लेकिन अब उस प्रकार से इन्होंने कल सबमरीन में टॉरपीडो के थ्रू जो हमला किया इनकी सबमरीन पर भारत के लोकेशन में, भारत की टेरिटरी में, तो कहीं न कहीं भारत पे हमला है। कैसे हमला है? क्योंकि वो एरिया जहाँ पर इन्होंने हमला किया, अमेरिका ने ईरान के उस पे शिप पे, तो वहाँ पर उन्होंने हमारे जो आर्थिक आयात-निर्यात जहाँ से हो रहा है, उस एरिया को बाधित कर दिया ना, तो हमारा आर्थिक रूप से डिस्टर्बेंस तो हुआ है। तो इस प्रकार से क्या होगा, भविष्य में अगर इस प्रकार की और चीज़ें होगी तो भारत भी इसी युद्ध में कूद जाएगा, है ना? तो वो सारी दिक्कतें हैं। तो सरकार क्या तैयारी कर रही है? भारत सरकार ने कहा कि इस स्थिति पर वो नज़र बनाए रखे, 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जो पूरे देश में स्पेसिफिकली पेट्रोलियम सप्लाई और स्टॉक को मॉनिटर कर रहा है। इसके अलावा सरकार ने फिलहाल ये भी स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं बढ़ाने की कोई तत्काल उनकी योजना ऐसी नहीं देखी जा रही है, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है? इसके बाद हम यहाँ पर अगर देखेंगे और थोड़ा-सा कि संकट की वजह क्या है, तो हम सब जानते हैं। बेसिकली बहुत दिनों से चर्चा में बना, आज छठा या 7वाँ दिन है इस युद्ध का। तो ऐसी स्थिति पैदा हुई है क्योंकि हाल में हमने देखा मिडल ईस्ट में एक बड़ा सैन्य तनाव चल रहा है। कह रहे हैं कि ये इसकी हरकतें कुछ-कुछ थर्ड वॉर जैसी दिखाई दे रही हैं। कुछ प्रेडिक्शंस भी जो है आए थे, और जब यूएसए ने और इज़राइल ने मिलकर जो है ईरान पर हमला किया, और ईरान भी अब रणनीतिक अपनी आर्थिक जो है स्ट्रैटेजी अपना रहा है इस प्रकार से होर्मुज़ जल दमरुमद को रोककर। तो इसके बाद पूरे क्षेत्र में जवाबी हमलों की सिलसिला शुरू हो चुका है लंबे समय से। इसकी आशंका बढ़ गई है कि तेल आपूर्ति बाधित हो सकती है और वैश्विक तेल की कीमतें भी बढ़ती दिखाई दे सकती हैं। ठीक है? तो ये सारे कारण क्या है? ये कॉजेज़ जो हैं क्राइसिस के, जो ऑयल क्राइसिस अभी पूरे एशिया में स्पेसिफिकली आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, तो वो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर है। दूसरी चीज़ एक और है कि भारत की जो मिडल ईस्ट पर जो निर्भरता है, वहाँ से जब ऑयल भारत आता है 5 से 7 दिन में पहुँच जाता है। लेकिन अमेरिका, ग्रीनलैंड या रशिया और अगर हम देखें, वहाँ से 24 से 25 दिन में तेल भारत पहुँचता है, तो इसलिए हमको दिक्कत हो सकती है। तेल तो बाधित होगा लेकिन आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल आएगा ही। लेकिन क्या होता है, वो ड्यूरेशन बढ़ने के कारण, ड्यूरेशन बढ़ेगा तो भाई उसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे तो जब जब खरीदा महँगा जाएगा तो बिकेगा भी महँगा, तो वो चीज़ें दिक्कत वाली हैं। बाकी नज़रें बनाए हुए हैं देग और आइस अकेडमी वाले, यहाँ पर हम सब आपके लिए बैठे हुए हैं, कंटिन्यू की आपको सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे दे सकें। तो आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आई होंगी, और समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। कल हम अपनी बड़ी स्क्रीन पे वापस से शुरू करेंगे। मेरी छुट्टियाँ ओवर हो गई हैं, लेकिन इन छुट्टियों में भी मेरा पूरा प्रयास रहा है कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे और टाइमली पहुँचे, ठीक है? तो देवघर आईएएस आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार है, हम सब आपके लिए रेडी हैं। बस आप निरंतर तैयारी करते रहिए, हम निरंतर आपको पढ़ाते रहेंगे। फिलहाल के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।